हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। हम लेके आए हैं, ये सीरीज चल रहा है बिहार एसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ज्ञान बिंदु का है। ये सेट 5 होगा। इसके पहले 1 से 4 तक कराया जा चुका है। इसी चैनल पर अपलोड है। अब देखें तो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में लगा हुआ है। और चैनल पर पहली बार विजिट करें आप, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसमें जो भी बताया जाए सब अपडेट किया हुआ है। जैसे करंट पूछा गया है पहले का, तो वर्तमान में कौन है, जैसे कि महाधिवक्ता हो गए और राष्ट्रपति हो गए, ऐसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो गए। ऐसे अगर प्रश्न पूछा गया तो अपडेट किया हुआ इस समय बताया जाएगा, तो ये आप लोग के लिए अच्छा होगा। चलिए देखते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा जाने वाला ये। तो इसका आंसर होगा बी, मोहम्मद बिन कासिम था भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान। देखिए इसका डिटेल आप लोग देख लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं इसमें, क्योंकि लुसेंट में सभी लोग पढ़े हुए होंगे। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1869 में हुआ था महात्मा गांधी का जन्म। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। इंपॉर्टेंट है ये भी। और गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ठीक है। और पुस्तक इनकी क्या क्या थी? तो हिंद स्वराज थी, नवजीवन थी और यंग इंडिया थी। ये पूछा गया है परीक्षाओं में कई बार प्रश्न। नेक्स्ट देखिए, ख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो इसका आंसर होगा ए, महमूद गजनवी ने नष्ट किया था। और ये पूछता है महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ये कई बार पूछा गया है। तो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कब किया था वो गुलाम वंश की स्थापना? तो 1206 ईस्वी में। ये इंपॉर्टेंट है। नहीं देखिए, हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वो कौन था? तो इसका आंसर होगा बी, वेनसोंग था। देखिए ऐसे याद करिए, हर्षवर्धन और ह से वेनसोंग, ऐसे याद कर लीजिए तो आप लोग को भूलेगा नहीं। इंपॉर्टेंट है ये, और लुसेंट में भी दिया है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो देखिए इसका भ्रमण वृत्तांत किस पुस्तक में मिलता है? तो सीयू की नाम से प्रसिद्ध है इसका भ्रमण वृत्तांत। बहुत इंपॉर्टेंट है वेनसोंग का। और इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीतिक एवं भारतीय संस्कार के बारे में वर्णन किया है इस पुस्तक में, सीयू की पुस्तक में। और फाहियान कौन था? तो यह चीनी यात्री था। कब आया था? गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था फाहियान। ये भी पूछा गया है। और इत सिंह कब आया था? तो यह 7वीं शताब्दी में भारत आया था। तथा नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय का भी वर्णन किया है इत सिंह ने। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली चलो का नारा दिया था किसने? तो इसका आंसर होगा ए, एस.सी. बोस ने दिया था। एस.सी. बोस ने क्या दिया था? दिल्ली चलो का नारा दिया था। अब देखिए वचन एवं नारे, बहुत इंपॉर्टेंट, लुसेंट में भी दिया है और कई बार पूछा गया है। तो देखिए दिल्ली चलो का कौन है? सुभाष चंद्र बोस, एस.सी. बोस ने दिया था। पूर्व स्वराज या आराम हराम है किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था नारा। ये करो या मरो का, और हे राम और भारत छोड़ो, ये तीनों का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। और मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगी, ये भी नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने दिया था। पूछा गया है सारा, वचन एवं नारे बहुत इंपॉर्टेंट है। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ये इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट देखिए, भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, सरोजनी नायडू को कहा जाता है। और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। कहाँ पे बनी थी? उत्तर प्रदेश में बनी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो इसका आंसर होगा सी, पाटलिपुत्र थी। बहुत इंपॉर्टेंट। और मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। इनका जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। अब ये भी प्रश्न पूछा गया, ध्यान रखिएगा कि जस्टिस ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा था, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। पूछा गया परीक्षाओं में। और मगध की राजधानी क्या थी? तो गिरिब्रज या राजगृह थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी, ये भी पूछा गया। और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो सबाकामी उसके अध्यक्ष थे। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। इससे भी प्रश्न बना हुआ एग्जाम में। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, राजतरंगड़ी में कलहड़ ने जिस राज्य का वर्णन किया है वो है? तो इसका आंसर होगा डी, कश्मीर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया का एग्जाम में। देखिए इसमें ज़्यादातर ना प्रश्न रिपीट किया हुआ है, तो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा ये सॉल्व करके जाए तो कई प्रश्न आ सकता है दोबारा। नेक्स्ट देखिए, मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई थी, तो इसका आंसर होगा बी, 1526 में। नेक्स्ट देखते जाइए,
सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद कौन थे? तो सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद थे 10वें गुरु, ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, कनिष्क राजा थे कहाँ के? तो इसका आंसर सी कुषाण वंश के राजा थे ये। और देखिए, चौथी बौद्ध संगति जो होती है कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी और वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। वासुदेव कुषाण वंश का अंतिम शासक था, ये भी इंपॉर्टेंट है। और गुप्त वंश श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। जैसे ये जो गुप्त वंश का जो शासक था श्रीगुप्त, ये गुप्त वंश का संस्थापक था। ये भी पूछा गया कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था। और मौर्य वंश जो होता है तो मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, अभी बताए हैं हम आप लोग को। और पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल था, पाल वंश का संस्थापक। नेक्स्ट देखिए, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स यहाँ पर मनाया जाता है। पूछा गया कहाँ पे मनाया जाता है? तो इसका आंसर सी अजमेर शरीफ में मनाया जाता है। देखिए इसका डिटेल देखते जाइए आप लोग। नेक्स्ट देखिए, अशोक महान पुत्र थे, तो किसके थे? इसका आंसर भी बिंदुसार के पुत्र थे अशोक महान। और देखिए इसमें जो डिटेल बताएंगे वही इंपॉर्टेंट रहेगा कि भाबरू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया? तो अशोक वर्धन कहा गया है। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, आरामाइक लिपि का प्रयोग हुआ है और ये सब लुसेंट में अच्छे से दिया है। और ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं तथा खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। अशोक के सर्वाधिक अभिलेख किस भाषा में? तो प्राकृत भाषा में है। ठीक है, सब ध्यान रखिएगा। और अशोक के अभिलेखों में उत्कीर्ण ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 ईस्वी में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिंबिसार के बारे में देख लीजिए, कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। पूछा जाता है कि किस वंश का संस्थापक था? तो हर्यक वंश का था। और मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार मगध की गद्दी पर बैठा था। और यह किस धर्म का अनुयायी था? ये भी पूछा गया। तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था बिंबिसार। और ये प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। ठीक है, अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताए हम आप लोग को ऊपर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, गर्म पानी के स्रोत कहाँ है? तो इसका आंसर भी राजगृह में है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, तो इसका आंसर वही पशुपति के। ये भी दिया है लुसेंट में। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरा की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता में मिलते हैं। सिंधु सभ्यता में मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। ये सब देखते जाइए, अच्छा प्रश्न बनता है इससे। नेक्स्ट देखिए, पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी क्या थी? तो इसका आंसर होगा सी वैशाली थी। अब जो डिटेल बताएंगे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। उदयन अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर शासक बना और इसने गंगा तथा सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर बसाया। पूछता है कि गंगा तथा सोन नदी पर पाटलिपुत्र किसने बसाया था नगर? तो इसने बसाया था उदयन ने। और अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित किया था उदयन ने? तो राजगृह से पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था। ये भी पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए, भारत की सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल है। तो इसका आंसर होगा सी 1902 से 1979 ईस्वी तक। देखिए 1902 में इनका जन्म हुआ, 1979 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके बारे में पूछा जाता है। और पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा बी 1761 ईस्वी में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, लुसेंट में भी दिया है, कई बार पूछा भी गया एग्जाम में। तो देखिए, पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। किसके किसके मध्य हुई थी ये भी पूछा जाता है। तो बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य हुई थी, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। अकबर एवं हेमू के बीच हुई थी। हेमू मतलब हेमचंद्र विक्रमादित्य के मध्य, जिसमें हेमू की हार हो गई थी। और बालाजी बाजीराव के समय ही पानीपत की तृतीय युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 ईस्वी में, जिसमें मराठों की हार हो गई थी। और इसी कारण इसी शोक में बालाजी की मृत्यु भी हो गई थी 1761 ईस्वी में। तीनों पॉइंट याद रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, दोबारा पूछा जा सकता है आप लोग की परीक्षाओं में। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तो इसका आंसर वसी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। जियोग्राफी का प्रश्न है ये। ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है वह है। तो इसका आंसर होगा बी बुध हो जाता है। लूसेंट में सब दिया है। अब शुक्र के बारे में जानिए कि यह पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है, पूछा जाता है।
और इसे सांझ या भोर का तारा भी कहते हैं। किसको? शुक्र ग्रह को, क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूर्व की दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। ऐसे पृथ्वी का क्या कहता है? जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। इसका घनत्व, आकार एवं व्यास पृथ्वी के समान है। किसका? शुक्र ग्रह का। और इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। मंगल ग्रह के बारे में जानिए कि इसे लाल ग्रह कहा जाता है और इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। पूछता है कि लाल रंग क्यों होता है मंगल ग्रह का, तो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। और ये अपनी दूरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगा लेता है मंगल ग्रह। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसके 2 उपग्रह हैं। कौन सा? तो फोबोस और डीमोस। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे कितने दिन लगते हैं? तो 687 दिन लगते हैं। वैसे ये दिन नहीं पूछा जाता है, लेकिन इसके उपग्रह पूछे जाते हैं। बुध के बारे में जाने कि यह सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है, जो सूर्य निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई देता है। बुध ग्रह, बस इतना पूछा जाता है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह है। नेक्स्ट देखिए, और ये भी देखिए पॉइंट, यह सबसे छोटा एवं सबसे हल्का ग्रह होता है। कौन सा? बुध। और इसके पास कोई उपग्रह नहीं होता है। नेक्स्ट देखते जाइए, जो राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है वह है, तो इसका आंसर भी उत्तर प्रदेश है। ये उस समय का डेटा था। देखिए नेक्स्ट, भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वह कौन है? तो इसका आंसर होगा भी म्यांमार। नेक्स्ट देखिए, उस शहर का देशांतर क्या है जहां का स्थान समय 6 बजे शाम है, जबकि ग्रीनविच समय 4 बजे शाम है। देखिए जियोग्राफी का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न। तो इसका आंसर होगा ए, 30 डिग्री पूर्व। ये मैप से ही बनाया जा सकता है ग्लोब पर। एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया है, इसके बारे में समझाया गया है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन इस्पात प्लांट से युक्त नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, सिंदरी नहीं है। झारखंड राज्य में स्थित सिंदरी उर्वरक के कारखाने के लिए विख्यात है। नेक्स्ट देखिए, गारो जनजाति है, तो इसका आंसर होगा सी, मेघालय की है गारो जनजाति। देखिए इंपॉर्टेंट है सब राज्य एवं जनजातियाँ, इसमें से देख लीजिएगा। इसमें सारा इंपॉर्टेंट जनजातियाँ नहीं है। इसमें देखिए मिजोरम की है, जो मिजो के बारे में पूछा गया परीक्षाओं में। और उसके बाद मेघालय में पूछा गया गारो, खासी, जयंतिया के और मिकिर भोई, ये 5 जनजाति के बारे में पूछा गया मेघालय के। और असम में पूछा गया लुसाई और बोरो के बारे में पूछा गया परीक्षाओं में कई बार। और मणिपुर में जो कुकी जनजाति है इनके बारे में पूछा गया और नागा के बारे में, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है। तो ये बताना है कि ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है, तो इसका आंसर होगा बी, 2900 किलोमीटर है ब्रह्मपुत्र की लंबाई। नेक्स्ट, मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, शुक्र को कहा जाता है। अभी बताया इसका डिटेल। ये सब इंपॉर्टेंट है, सब देखते जाइए। नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा सी, 250 होती है। और राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और यह एक अस्थायी संस्था है। कौन? राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है, क्योंकि इसका विघटन नहीं होता है। लोकसभा का विघटन होता है, राज्यसभा का नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, पूछा जाता है परीक्षाओं में। नेक्स्ट, जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कराते हैं वे होते हैं, तो इसका आंसर होगा डी, लोकसभा के होते हैं सदस्य। देखिए नेक्स्ट देखिए, भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं, तो इसका आंसर होगा सी, पार्लियामेंट एवं राज्यों की विधानसभाओं के होते हैं वे। देखिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है कि इसकी घोषणा की गई है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। और राष्ट्रपति जो होते हैं भारत का राज्य प्रमुख होता है राष्ट्रपति। संवैधानिक पदक्रम में राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च होता है। और राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। ये सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया इससे प्रश्न। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, उपराष्ट्रपति जो होते हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं। देखिए बिहार एसआई का हम टॉपिक वाइज सिलेबस बताए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अनुसार बताए हैं। जैसा बिहार एसआई में प्रश्न पूछा जाता है वैसा ही बताए हैं, उसी तरह से क्या क्या प्रश्न आ सकता है, क्या क्या आता है। तो आप लोग उस सिलेबस को भी देख लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, तो बिहार एसआई का जो कट ऑफ क्लियर आप लोग कर लेंगे। तो उसको जाके देखिए, इसी चैनल पर अपलोड है। और देखिए इसी पेपर में राष्ट्रपति से 3 प्रश्न बनाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, ये सब करके जाइएगा। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें ये पूछता है कि शपथ किसको कौन दिलाता है, कौन किसको त्याग पत्र देता है। तो देख लीजिए,
देखिए, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं राष्ट्रपति को शपथ। और राष्ट्रपति अगर त्यागपत्र देना चाहे तो किसको देता है? तो उपराष्ट्रपति को देता है। और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। और उपराष्ट्रपति अगर त्यागपत्र देना चाहता है तो किसको देगा? तो राष्ट्रपति को देगा। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होता है राज्यपाल को शपथ दिलाता है। और राज्यपाल अगर त्यागपत्र देगा किसी को तो किसको देगा? तो राष्ट्रपति को देगा। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कई बार। और मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। और मुख्य न्यायाधीश अगर त्यागपत्र देना चाहता है तो किसको देगा? तो राष्ट्रपति को देगा। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। और प्रधानमंत्री अगर त्यागपत्र देगा तो किसको देगा? तो राष्ट्रपति को देंगे। और लोकसभा अध्यक्ष को कौन शपथ दिलाता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष का जो होता है शपथ नहीं होता है। और अगर त्यागपत्र देगा लोकसभा का अध्यक्ष तो किसको देगा? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा। ये सब ध्यान रखिएगा, एक बार और इसको जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट, विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? तो इसका आंसर कभी चुनाव आयोग करते हैं। संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। और यह एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। पूछता है कि ये संवैधानिक निकाय है कि गैर संवैधानिक है? तो संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट देखिए, पंचायती राज लागू किया गया था तो इसका आंसर होगा डी, 1959 में लागू किया गया था पंचायती राज। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। और संविधान के किस अनुच्छेद में बात किया गया पंचायतों का? तो अनुच्छेद 40 में किया गया, इसका बात पूछता है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। और जो बता रहे वो ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 243 च के अनुसार पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट है। और 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 क से ड़ तक कुल 16 अनुच्छेद बताए गए हैं तथा किस अनुसूची में? अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया है। ये सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1986 ईस्वी में गठित LM सिंघवी समिति की सिफारिश के आधार पर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ये एक संवैधानिक दर्जा है, प्रदान किया गया है इसको, ये भी ध्यान रखिएगा। अब ये ध्यान रखिए कि समिति कब बनी थी और उसके गठन कब हुआ था। तो बलवंत राय मेहता समिति के गठन कब हुआ था? 1957 में हुआ था। अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था 1977 में। GVK राव समिति का गठन हुआ था 1985 में। LM सिंघवी समिति का गठन हुआ था 1986 में। PK थुंगन समिति का गठन हुआ था 1988 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कई परीक्षाओं में। नेक्स्ट देखिए, उपचुनाव कराया जाता है तो इसका आंसर डी, कभी भी कराया जा सकता है उपचुनाव। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं तो इसका आंसर होगा ए, पार्लियामेंट के होते हैं सदस्य। नेक्स्ट देखिए, इसका डिटेल देख लीजिएगा कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है अनुच्छेद 64 के तहत। और इसका डिटेल देखते जाइए आप लोग। नेक्स्ट देखिए, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं तो इसका आंसर होगा सी, 11 मौलिक कर्तव्य हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए, इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति गठन कब हुआ था? 1976 में हुआ था गठन सरदार स्वर्ण सिंह समिति का। तो उनके सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। किसको? मौलिक कर्तव्य को। और यह संविधान का भाग नहीं है। मौलिक कर्तव्य पूरे सोवियत संघ के संविधान से ग्रहण किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से ग्रहण किया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया कि वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? तो 11 है। और इसे भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया है। अब मौलिक कर्तव्य में देखिए क्या क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब देखते जाइए आप लोग। 11 मौलिक कर्तव्य पूछा जाता है। अब 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चे हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है ये 11वां मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार संघ का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर अभी राष्ट्रपति होते हैं। अनुच्छेद 53 में यह घोषणा किया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। और राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है और राष्ट्रपति संघ का कार्यकारी अध्यक्ष होता है। संवैधानिक पदक्रम में राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च होता है और राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, ये ध्यान रखिएगा। और प्रधानमंत्री जो होते हैं अनुच्छेद 75 में
प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। नेक्स्ट देखिए, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा सी, 30 होती है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर होगा डी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र है? तो इसका आंसर होगा सी, 65 वर्ष है। नेक्स्ट देखिए, डिटेल देख लीजिएगा आप लोग। भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत में कुल सिल्क वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो इसका आंसर होगा डी, कर्नाटक है। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार सबसे ज्यादा राजस्व एकत्रित करते हैं? तो इसका आंसर होगा ए, आयकर से। ये भी इंपॉर्टेंट है, अच्छा प्रश्न है, अभी भी वही है। नेक्स्ट देखिए, नाबार्ड नाम है? तो इसका आंसर होगा सी, कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक का। अच्छा प्रश्न है, ये भी पूछा था, नाबार्ड क्या है, कब इसकी स्थापना हुई थी, ये भी पूछा जाता है। देखिए, 12 जुलाई 1982 में शिवरमन सिंह समिति की अनुशंसा पर किया गया था इसका स्थापना, नाबार्ड का। और यह कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ऋण उपलब्ध कराने वाला शीर्षस्थ संस्था है, इंपॉर्टेंट ये। और इसका मुख्यालय पूछता है, तो मुख्यालय इसका मुंबई में है। देखिए, नेक्स्ट देखिए, बेरी बेरी खुराक में किसकी कमी की वजह से होता है? तो इसका आंसर होगा बी, विटामिन B1, इंपॉर्टेंट है। और रासायनिक नाम क्या होगा विटामिन B1 का? थाइमीन हो जाएगा। और इसे कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी नामक रोग होता है। और किस स्रोत में पाया जाता है? इसका स्रोत क्या है? तो मूंगफली, तिल, सूखा मिर्च, बिना धुली दाल, यकृत, अंडा एवं सब्जियां में पाया जाता है। विटामिन ए के बारे में जानिए, इसके बारे में पूछा जाता है। तो इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और इसे कमी से कौन कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी संक्रमणों का खतरा होता है और जीरोथैलेमिया होता है। पूछता है जीरोथैलेमिया किस कारण से होता है, किसकी कमी से होता है? तो इसके विटामिन ए की कमी से होता है। देखिए, विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जाता है। तो इसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। पूछा जाता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम बताइए, तो एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। और इसकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी नामक रोग होता है विटामिन सी की कमी से, पूछा गया कई परीक्षाओं में। और मसूड़े से खून भी आता है। और किस स्रोत में पाया जाता है ये? तो नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खड्डे पदार्थ में पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी उसके द्वारा हटाए द्रव के भार के बराबर होता है। इस साइंस का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा उद्भिद दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है? तो इसका आंसर होगा आर्किड। अच्छा प्रश्न, ये भी कई बार पूछा गया, इसलिए हम अच्छा बता रहे हैं क्योंकि रिपीट प्रश्न किया गया है। नेक्स्ट देखिए, उस खगोल भौतिक शास्त्री का नाम बताएं जो एक क्षय तांत्रिका रोग से पीड़ित है और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात कह पाता है। तो इसका आंसर होगा सी, स्टीफन हॉकिंस। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट था उस समय, करंट में थे, अब वो इंपॉर्टेंट होता नहीं है। नेक्स्ट, खाने का सोडा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब पूछता है कि इसका सूत्र क्या है? तो NaHCO3 हो जाएगा। ये खाने का सोडा होता है। अब देखिए, व्यापारिक नाम क्या होगा? बेकिंग सोडा, इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्या दिया कि NaCl क्या है? तो सोडियम क्लोराइड है, एक साधारण नमक है, पूछा जाता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? तो व्यापारिक नाम इसका क्या है? तो कॉस्टिक सोडा हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का। और सूत्र क्या होगा? तो NaOH हो जाएगा। अब सोडियम कार्बोनेट के बारे में पूछा जाता है, तो इसका व्यापारिक नाम पूछा जाता है, तो धोवन सोडा हो जाएगा, यानी वॉशिंग सोडा। और इसका सूत्र क्या होगा? तो Na2CO3 इंटू 10H2O। कई बार पूछा गया परीक्षाओं में, इसलिए बता रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ए, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का। ये जी के क्राउन में दिया है बहुत अच्छे से, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस है? तो इसका आंसर होगा बी, CaSO4 इंटू ½ H2O। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कई बार परीक्षाओं में। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं, ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका आंसर सी, रेटिना पर। देखिए, सारा आप लोग को भी मालूम होगा, कई बार किसी परीक्षाओं में पूछा गया, वहीं से ये प्रश्न उठा के इसमें पूछ दिया है। नेक्स्ट देखिए, सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? तो इसका आंसर बी, मैग्नीशियम क्लोराइड। नेक्स्ट देखिए, फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ग्रेनाइट। नेक्स्ट देखिए,
72 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर होगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है? तो इसका आंसर होगा बी, द्रव्यमान। नेक्स्ट देखिए, गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ए, ई के बराबर हाफ mv²। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है ये, लुसेंट में भी अच्छे से दिया है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा अंग पाचित भोजन में विषैले पदार्थों का अवशोषण करता है? इसका आंसर होगा डी, लीवर करता है। मूल द्वारा वनस्पतिक प्रवर्धन इसमें होता है, पूछा है किस में होता है? तो इसका आंसर होगा सी, स्वीट पोटैटो में होता है, यानी शकरकंद में। नेक्स्ट देखिए, विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया से कौन सा तत्व नहीं प्राप्त होता है? तो इसका आंसर होगा डी, लोहा नहीं प्राप्त होता है, और सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम प्राप्त होता है। देखिए एग्जाम में क्या पूछा गया है, नहीं पूछा गया कि है पूछा गया, जरूर ध्यान रखिएगा, इससे मिस्टेक हो जाता है और प्रश्न जो गलत हो जाता है, आता हुआ प्रश्न गलत हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, किस यौगिक का अणु संगति 40 है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, NaOH का। केमिस्ट्री का प्रश्न है ये। नेक्स्ट, कितने अणु 1 मोल के बराबर होते हैं? तो इसका आंसर होगा ए, 6.022 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट देखिए, पेसमेकर संबंधित है? तो इसका आंसर होगा सी, हृदय से। अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है ये। अब इसका नेक्स्ट देखिए, सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों से कौन हमें बचाता है? तो इसका आंसर होगा बी, O3 यानी ओजोन बचाता है। ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है। बाढ़ के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? इसका आंसर होगा ये, स्थितिज ऊर्जा। अच्छा प्रश्न ये भी है, ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? तो इसका आंसर होगा सी, त्रिगुणित हो जाती है। नेक्स्ट, जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया का नियंत्रित करती है? तो इसका आंसर होगा ये, न्यूक्लियस। नेक्स्ट देखिए, विभवांतर मापा जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, वोल्टमीटर द्वारा। कितनी बार ये पूछा गया है। और अमीटर के बारे में भाई बहुत बार पूछा जाता है। तो अमीटर क्या होता है? तो इसका उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी ध्यान रखिएगा। और गैल्वेनोमीटर के बारे में पूछा गया। तो इस यंत्र का उपयोग छोटे विद्युत परिपथों में विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा ज्ञात करने के लिए किया जाता है, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग। और देखते हैं नेक्स्ट, कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? तो इसका आंसर होगा विद्युत मोटर। ये लुसेंट में दिया है, बहुत अच्छे से जितना भी दिया लुसेंट में इसके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें प्रश्न आता है। नेक्स्ट देखिए, किस जीव में कसाव पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा भी, यूग्लिना में पाया जाता है। रसोई गैस मुख्यतः मीथेन होती है इसमें, रसोई गैस में मुख्यतः, तो ये ध्यान रखिएगा। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है, बहुत बार पूछा गया है। और गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया था? तो मीथेन पाया था, ये भी पूछा गया है। और मीथेन CH4 को मार्स गैस कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, मीथेन का सूत्र हो जाएगा CH4। नेक्स्ट, रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो इसका आंसर होगा डी, RBC यानी लाल रुधिर कणिकाएं। और देखिए, मानव रक्त के बारे में क्या क्या पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बताएंगे कि रक्त एक लाल संयोजी ऊतक है। और मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो 7% यानी 7% होता है, ये पूछा गया परीक्षाओं में। और रक्त एक क्षारीय विलयन है। रक्त का pH मान पूछा गया, तो रक्त का pH मान क्या होता है? 7.4 होता है, याद रखिएगा। और एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना लीटर रक्त होता है? तो 5 से 6 लीटर औसतन होता है रक्त, ये ध्यान रखिएगा। और रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, कौन कौन से? प्लाज्मा और रुधिराणु। और प्लाज्मा के बारे में पूछा गया कि यह रक्त का अजीवित तरल भाग होता है, और रक्त का लगभग 55% भाग प्लाज्मा होता है, और इसका 90% भाग जल का होता है। 7% प्रोटीन होता है इसमें, और 0.9% लवण होता है, और 0.1% ग्लूकोज होता है। शेष पदार्थ बहुत कम मात्रा में इसमें पाए जाते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। लेकिन ये पूछा गया कि प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा किसका परसेंटेज होता है? तो 90% होता है जल। नेक्स्ट देखिए, पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा होता है। देखिए, रुधिराणु के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में। तो यह रक्त का शेष 45% भाग होता है, और इसे कितने भागों में बांटा गया है? तो लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण और रक्त बिंबाणु में बांटा गया है। लाल रक्त कण के बारे में कुछ जान लीजिए आप लोग कि इसमें केंद्रक नहीं होता है, ये पूछा गया है कि इसमें केंद्रक होता है या नहीं, तो नहीं होता है। और ये इसके बारे में एक और बात है कि इसका जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 20 से 120 दिन का होता है, किसका? लाल रक्त कण का जीवन काल। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट ये है पॉइंट
कि हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक हीमैटिन होता है। और इसमें क्या पाया जाता है लाल रक्त कण में? तो इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। श्वेत रक्त कण के बारे में कुछ जान लीजिए। इसके बारे में पूछा जाता है कि इसका आकार और रचना में यह अमीबा के समान होता है और इसमें केंद्रक रहता है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा और लिम्फोनोड और कभी कभी यकृत एवं प्लिया में भी इसका निर्माण होता है। किसका? श्वेत रक्त कणिकाएं का। और इसका जीवन काल कितने दिन का होता है? कई परीक्षाओं में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। तो 2 से 4 दिन का इसका जीवन काल होता है और इसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। किसकी? श्वेत रक्त कण की। नेक्स्ट देखिए, रक्त बिंबाणु के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है कि यह केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में रक्त में पाया जाता है और इसमें केंद्रक नहीं होता है। और इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। और इसका जीवन काल कितने दिन का होता है? 3 से 5 दिन का इसका जीवन काल होता है और इसकी मृत्यु भी प्लिया में होती है। इसका मुख्य कार्य क्या है? तो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। क्या? रक्त बिंबाणु। ध्यान रखिएगा ये सब। नेक्स्ट देखिए, रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है। तो इसका आंसर होगा डी, संयोजकता से पता लगाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिका कभी भी नहीं पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा सी, सेल भित्ति। सेल वॉल से प्रश्न आता है। कोशिका भित्ति के बारे में कुछ जान लीजिए कि यह केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। और यह अजीवित पदार्थों से बनी दृढ़ तथा रक्षात्मक परत होती है जो कोशिकाओं को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। और कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? तो कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करना और कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करना, इसका प्रमुख कार्य होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी पूछा जाता है, तो इसको जान लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो अल्टमैन ने की थी। कब? 1890 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, मानव के काय कोशिका में गुणसूत्र होते हैं। तो इसका आंसर सी, 46 गुणसूत्र होते हैं। ये सबको मालूम हो क्योंकि कई बार पूछा गया है प्रश्न है। अब ये जानिए कि मच्छर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 6 गुणसूत्र होते हैं। घरेलू मक्खी में तो 12, मटर में 14 और प्याज में 16। मटर का पूछा गया और घरेलू मक्खी का पूछा गया है। और नेक्स्ट देखते जाइए आप लोग, मनुष्य में पूछा गया तो 46 होते हैं, आप लोग को मालूम होगा, अभी बताए हैं। जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम की घुलनशील लवण होते हैं क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है कठोर जल कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, भारी जल D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड को कहा जाता है भारी जल। इसके बारे में परीक्षा में पूछा गया, इसको जानिएगा आप लोग, डिटेल बताया गया था इसलिए बता दिए। नेक्स्ट देखिए, रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? तो इसका आंसर होगा बी, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट देखिए, परिदर्शी यानी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर होगा डी, परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट, वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? तो इसका आंसर होगा डी, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? कई बार पूछा गया, तो इसका आंसर डी, मेंडलीफ ने तैयार की थी आवर्त सारणी। नेक्स्ट देखिए, स्लेट रूपांतरित रूप है किसका? तो इसका आंसर होगा सेल का, ये भी पूछा गया कई बार परीक्षाओं में। नेक्स्ट देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने की? तो इसका आंसर होगा सी, बिहार के राज्यपाल ने। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं, ध्यान रखिएगा, दोबारा पूछा जा सकता है। देखिए, इसमें जो भी पॉइंट बताएंगे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए ध्यान रखिएगा कि राज्यपाल उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता हो। और अनुच्छेद 167 के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य शासन के संबंधित मंत्रिमंडल के निर्णयों से अवगत कराना मुख्यमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य होता है। ये इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद में पूछता है। राज्यपाल के बारे में कुछ जानिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान के अनुसार राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक है। और वह दोहरी भूमिका निभाता है। कौन कौन सी? तो पहला हो जाएगा राज्य के प्रमुख के रूप में वह भूमिका निभाता है और दूसरा आपका क्या हो जाएगा कि केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी यह कार्य करता है राज्यपाल। अब अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद के बारे में पूछता है। परंतु 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा ये पॉइंट। नेक्स्ट देखिए, पॉइंट में क्या दिया है कि अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और राज्यपाल का कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो 5 वर्ष का होता है इसका कार्यकाल राज्यपाल का।
और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, अनुच्छेद 156(1) के तहत। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति के बारे में जानिए कुछ कि अनुच्छेद 52 में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद के बारे में पूछता है। और अनुच्छेद 53 में यह घोषणा की गई है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और राष्ट्रपति भारत का एक राज्य प्रमुख होता है। ये ऊपर बता चुके हैं डिटेल में, इसलिए आप लोग बस इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, बिहार की द्वितीय राजभाषा कौन है? तो इसका आंसर होगा बी, उर्दू हो जाएगा। और बिहार का प्रथम राजभाषा हिंदी हो जाएगा। राजकीय वृक्ष कौन सा? पीपल हो जाएगा। ये सब ध्यान रखिएगा। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। ये परीक्षा में पूछा गया है। और संयुक्त रूप से एक प्रांत के रूप में कब बिहार बना था? तो 1 अप्रैल 1912 को अस्तित्व में आया था बिहार। बिहार राज्य की अन्य भाषाएं कौन कौन सी है? मैथिली है, भोजपुरी, मगही, वज्जिका एवं अंगिका है। नेक्स्ट देखिए, बिहार के उप मुख्यमंत्री अभी कौन है? तो इसका आंसर सी होगा, तेजस्वी यादव हैं वर्तमान में। अब देखिए, वर्तमान में कौन क्या है बिहार में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राज्यपाल कौन है बिहार का वर्तमान में? तो श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है। मुख्यमंत्री कौन है? आप लोग जानते होंगे, तो नीतीश कुमार है। और शिक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में बिहार का? तो श्री चंद्रशेखर है। और बिहार विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो अवध बिहारी चौधरी हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिहार का महाधिवक्ता कौन है? तो पीके शाही हैं। और राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो CHR श्रीनिवास हैं। लोकायुक्त कौन है बिहार का? तो न्यायाधीश श्याम किशोर शर्मा है। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अतुल प्रसाद हैं। और बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अश्वमेघ देवी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा पॉइंट। नेक्स्ट देखिए, फरवरी 2017 में मनाए गए विश्व रेडियो दिवस का विषय क्या था? आप पूछेगा कि फरवरी 2023 में मनाए गए विश्व रेडियो दिवस का विषय क्या था? तो इसका विषय था रेडियो और शांति, 2023 में जो मनाया गया है। और विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, एकदम दोबारा पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, किस वैश्विक कार कंपनी ने भारत में अपने वाहनों की बिक्री बंद करने की घोषणा की 18 मई 2017 को की है? अब ये ओल्ड हो चुका है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, केंद्र सरकार द्वारा 30 मई 2017 को कितने रुपए का नया नोट जारी करने की घोषणा की गई है? ये भी ओल्ड हो चुका है, करेंट का प्रश्न था। अब जानिए कि ऐसा ऐसा प्रश्न पूछता है। नेक्स्ट, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने के समय किस राज्य के राज्यपाल के पद पर रहे थे? तो इसका आंसर होगा सी, बिहार के। उस टाइम बिहार के थे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट देखिए, भारत है एक, क्या है? तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि डिटेल में देखिए, भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। और पंथ निरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ क्या हो जाता है? कि सभी धर्म एक समान है। नेक्स्ट देखिए, विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा सी, IBRD दूसरा नाम है विश्व बैंक का। IBRD का हिंदी क्या हो जाएगा? विश्वव्यापी पुनर्निर्माण और विकास बैंक। अब देखिए, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? पूछा जाता है, तो वाशिंगटन DC में है, इंपॉर्टेंट है। अब विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1944 ईस्वी में IMF के साथ ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा WTO का। तो पूछता है WTO की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया कि विश्व व्यापार संगठन का प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो सिंगापुर में हुआ था। कब? तो दिसंबर 1996 ईस्वी में। वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नागोंजी ओकोंजो-इवेला है। कहाँ के? नाइजीरियन। WTO की सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 164 है। अब 164वां सदस्य कौन है? तो अफगानिस्तान है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, IMF के बारे में पूछता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC कहाँ है? USA में। नेक्स्ट देखिए, IMF के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 190 है। अब 190वां सदस्य कौन सा है? तो अंडोरा है। ये ध्यान रखिएगा। देखिए, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? पूछा जाता है कि IMF के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा है वर्तमान में। अब नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ था कब? तो इसका आंसर होगा सी, 1945 ईस्वी में हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित होता है। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर होगा डी, चीन में स्थित है।
न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी विलुप्त है? तो इसका आंसर होगा सी, मोआ। उस समय करंट में था, चर्चा में था। नेक्स्ट देखिए 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा डी, विश्व महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है 8 मार्च को। और टीआरपी का अर्थ क्या है? इसका फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका आंसर होगा डी, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कौन सी विश्व निकाय 1920 ईस्वी में स्थापित हुई और 1946 ईस्वी में भंग हो गई? तो इसका आंसर होगा सी, लीग ऑफ नेशंस। इंपॉर्टेंट ये भी दोबारा पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है? तो इसका आंसर होगा बी, शिशु मृत्यु दर से। अब नेक्स्ट देखिए मध्य प्रदेश के नेपा नगर में क्या है? तो इसका आंसर होगा बी, न्यूज प्रिंट फैक्ट्री है। अब ये लास्ट हो जाएगा कि त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है किसका? कई बार पूछा गया, तो इसका आंसर होगा डी, बौद्धों के। तो फ्रेंड्स यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।